वेलकम टू द लेक्चर नंबर 18। आज इस लेक्चर में हम करेंगे अपने 25 क्वेश्चन जो हमारे एआईबी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज यू नो, जो हमने लास्ट सारे लेक्चर्स में 25 करके अभी तक 425 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एआईबी का एग्जाम जो है 7 जून को होने वाला है, जो डेट आपकी रिलीज हो चुकी है। तो आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए है। क्या है जरूरी इंफॉर्मेशन? कि आपका जो एआईबी ऐप है, इसमें आपको एआईबी एग्जाम्स के लिए जो 21 एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी रनिंग पर है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो सारे आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेंगे, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जा रही हैं, जहाँ पे आप क्लासेस में डायरेक्टली वहाँ पे अपने डाउट्स एंड क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं। करना क्या है, बस आपको अपने फोन में किसी भी गैजेट पे बस प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? ऐप स्टोर और गूगल प्ले पे जाके आप प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपने बस डिटेल्स देके आप वहाँ पे रजिस्टर होके सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अभी जो है एआईबी 21 एग्जाम्स के लिए जो बैच है वो ऑफर पे मिल रहा है। ये सिर्फ आपको 999 में दिया जा रहा है। कंप्लीट फीचर्स, कंप्लीट जो आपके प्रिपरेशन में आपको यूजफुल होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। प्लस आपको सारे जो बेयरेक्ट है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपको यहाँ पे ऐप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे फीचर्स। तो चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का क्वेश्चन है ये है, रूपा बजाज वर्सेस कपिल गिल इज ए फेमस केस विच द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन। किस पर डिसाइड किया गया था? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, आउटरेज द मोडेसिटी ऑफ ए वुमेन, मेंटेनेंस टू द डिवोर्स्ड वुमेन। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या आंसर सही होने वाला हमारा? विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है, केस है हमारा रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल का। ये केस था कि जहाँ पे किसके बारे में बात की गई थी कि यहाँ पे एक फैक्ट जान लीजिए कि जो केस था ये रूपन देओल बजाज का था वर्सेस किससे? केपीएस गिल। जो 1995 का जजमेंट था, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो यहाँ पे ये फैक्ट जो थे कि केपीएस गिल जो थे उन्होंने डीजीपी ऑफ पंजाब थे, वो एक्यूज हुए थे किसके लिए? स्लैपिंग द प्रोटेस्टर ऑफ आईएएस ऑफिसर रूपन देओल बजाज एट ए पार्टी। तो वहां पे उन्होंने ये जो फैक्ट था ये वहां था। तो यहाँ लीगल इशू क्या हुआ? इस केस में लीगल इशू था कि वेदर सच एक्ट अमाउंट्स टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टिटी ऑफ ए वुमेन। तो मॉडेस्टिटी ऑफ ए वुमेन के बारे में ये आंसर हमारा, ये जो केस है बात कर रहा है, ये हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो लीगल इशू यहाँ पे हुआ था, लीगल इशू उठा था, वो था कि क्या यहाँ पे जो ये एक्ट हुआ है ये सच में जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टिटी ऑफ ए वुमेन का बात था। ये अंडर सेक्शन कौन सा? 354 आईपीसी के सेक्शन नंबर 354 में आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टिटी ऑफ ए वुमेन की बात की जाती है। तो ये जो ये केस था, इसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल किया था कि ये मतलब ये जो सच कंडक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आउटरेजिंग द मॉडेस्टिटी ऑफ ए वुमेन। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया था, ये दिया है हमारा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो ये गलत होगा, इसका सेक्शन भी जान लीजिए, ये आपके आईपीसी के सेक्शन 339 का बात करता है। वो क्या कहता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में? ये होता है कि ब्लॉकिंग मूवमेंट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे बात करता है। ठीक है, अगला तो ये यहाँ पे ये रिफर नहीं करेगा, यहाँ पे ये रिलेटेबल नहीं है। अगला ऑप्शन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट है ये सेक्शन 340 में, आईपीसी के सेक्शन 340 के अंदर होता है। इसमें रेस्ट्रिक्ट करता है लिबर्टी का, ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हुआ। फिर बात करते हैं जो हमारा आंसर था, ये सेक्शन नंबर किस में आता है? 354 में, ये यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगला देख लेते हैं कि मेंटेनेंस टू द डाइवोर्स्ड वुमेन। तो ये जो है ये तो केस से अलग बात हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। बट ये जान लेते हैं, ये जो है हमारा सेक्शन नंबर 125 आईपीसी के सेक्शन नंबर, ये आईपीसी नहीं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर आता है। किस में आता है? सेक्शन नंबर 125 और सीआरपीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी,
जो बात करता है आउटरेज ऑफ द मॉडेसिटी ऑफ ए वुमेन। तो रिलेटेबल आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो मार्क इट एज ए करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बीएनएस हैज इंट्रोड्यूस्ड, कम्युनिटी सर्विस की बात हो रही है, एज ए न्यू पनिशमेंट फॉर सर्टेन पिटी ऑफेंसेस। तो यहाँ पे व्हाट इज द अंडरलाइंग कंसेप्चुअल गोल ऑफ दिस न्यू पनिशमेंट। तो पहला है टू इंक्रीज द ओवरऑल सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर पेटी क्राइम्स। फिर आता है कि टू शिफ्ट फ्रॉम ए प्योरली रेट्रिब्यूटिव मॉडल टू ए मोर रिफॉर्मेटिव वन। फिर है टू फिल द गैप्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वेयर नो पनिशमेंट वॉज प्रीवियसली पॉसिबल। फिर आता है टू रिप्लेस ऑल द फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट विद कम्युनिटी सर्विस फॉर माइनर ऑफेंसेस। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। एक बार क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। देखिए यहाँ पे जो दिए हैं 4 ऑप्शंस, इसको हम जानते हैं कि पहले हम ऑप्शन में दिए गए हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, आपने क्वेश्चन देखा है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा क्या होगा, टू शिफ्ट फ्रॉम ए प्योरली रिट्रीब्यूटिव मॉडल टू ए मोर रिफॉर्मेटिव वन। क्यों होगा ये भी जानते हैं। देखिए जो बीएनएस 2023 का था, वो उसने इंट्रोड्यूस किया था किसको, कम्युनिटी सर्विस को। किस तरह से कि एक न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर सर्टेन पेटी ऑफेंसेस में। तो यहाँ पे जो इनका कंसेप्चुअल गोल होगा वो है कि मूव अवे फ्रॉम रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। यहाँ पे ओनली पनिशिंग ऑफेंडर्स की बात हो रही है। फिर आते हैं कि एम्फसाइजिंग, बात करते हैं कि एम्फसाइज रिफॉर्मेटिव जस्टिस की, जहां पे रिहैबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स की बात हो रही है, मेकिंग देम जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल। उनको क्या करने का, उनको जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बात करते हैं। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में क्या, बर्डन किस पर, प्रेजेंस एंड प्रमोट्स कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, इसमें ये मदद करता है। फिर बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या बात कर रहा है, इंक्रीज द ओवरऑल सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर पेटी क्राइम। तो ये क्या है कि जो कम्युनिटी की सर्विस है वो नॉट हार्शर होनी चाहिए, मतलब इट्स रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए। तो ये हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है। अगला ऑप्शन है जो हमारा आंसर है कि शिफ्ट फ्रॉम ए प्योरली रेट्रीब्यूटिव मॉडल टू ए मोर रिफॉर्मेटिव वन। तो यहाँ का जो मेन गोल है ये इंट्रोड्यूस करना है कम्युनिटी की सर्विस को, तो ये हमारा रिलेटेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 427। अगली बात करते हैं गैप फिल की, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फिल द गैप्स बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, फिल द गैप्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वेयर नो पनिशमेंट वाज प्रीवियसली पॉसिबल। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि देयर वर पनिशमेंट्स अर्लियर, मतलब पहले यहाँ पे पनिशमेंट्स थे, जैसे कि फाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो गई, बट जो है दिस इज एन ऑल्टरनेटिव है, ये आपका ऑल्टरनेटिव होगा, तो ये भी रिलेटेबल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं टू रिप्लेस ऑल फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट विद कम्युनिटी सर्विस फॉर माइनर ऑफेंसेस। तो ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है ऑल फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट को, ये बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा रिलेटेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी सर्विस है इज नॉट ए ब्लैंकेट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे दिस इज ओनली फॉर द पेटी ऑफेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। सो मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 5 इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड बाय कम्युनल हेटर्ड attack and kill a person from a minority community. What offenses as per the BNS have they committed? Criminal conspiracy, rioting with a deadly weapon, या organized crime, या फिर mob lynching। क्या होगा यहाँ पे, which option is the correct one? देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी, BNS की। तो BNS के अकॉर्डिंग, BNS कब आया था, 2023 में। उसमें जो है ये स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया था किसका, मोब लिंचिंग का। मोब लिंचिंग क्या होता है बताते हैं,
कि मॉब लिंचिंग को स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस। तो मॉब लिंचिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब 5 या 5 से ज्यादा पर्सन जो एक साथ कोई एक्ट करते हैं या कमिट करते हैं वायलेंस अगेंस्ट समवन, जो मोटिवेट करते हैं किससे, बाय रेस, कास्ट या कम्युनिटी के बेस पे। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, माइनर की, माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेट करता था जो पर्सन जिसको यहाँ पे क्या किया गया है, अटैक किया है और किल किया गया था, मतलब मारा गया था। तो यहाँ पे क्या आया ऑप्शन हमारा, मॉब लिंचिंग सही होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, या फिर कोई भी अदर जो आइडेंटिटी बेस्ड पर्सन है उसके कुछ भी करना, मतलब उसके अगेंस्ट में वायलेंस करना जो है वो मॉब लिंचिंग में आता है, 5 या 5 से ज्यादा पर्सन के थ्रू। तो जो हमारा केस दिया गया है इसमें क्या था, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि केस में 5 इंडिविजुअल दिए गए थे जिनको मोटिवेट किया था किसने, कम्युनल हेटर्ड ने। तो उनको अटैक किया गया और किल किया गया पर्सन के, जो है कौन, वो जो पर्सन था वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो जो ये सारे जो इसमें दिए गए हैं केसेस, ये एग्जैक्टली मैच करते हैं किससे, डेफिनेशन से, किसकी, मॉब लिंचिंग की, जो बीएनएस में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक बार हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। कि पहला ऑप्शन दिया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या कहता है, ये रिक्वायर्ड इसमें है कि इसमें बात होती है कि ये रिक्वायर करता है एग्रीमेंट टू कमिट ऑफेंस बट हेयर एक्चुअल एक्ट ऑफ किलिंग इज डन। तो ये हमारा जो है एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है रियोटिंग विद ए डेडली वेपन। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो है 5 या 5 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए जिनका ऑब्जेक्टिव क्या हो, कॉमन हो। बट यहाँ पे जो मोटिव था वो कम्युनल हेटेड का था, लिंचिंग का था। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो रिफर करता है स्ट्रक्चर्ड क्रिमिनल, किससे, सिंडिकेट से। ये स्पॉन्टेनियस कम्युनल मोब वायलेंस से रिलेट नहीं करेगा। तो ये भी जो हमारा है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका मॉब लिंचिंग, जो डायरेक्टली जो फिट बैठ रहा है यहाँ पे दिए केस से और मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन से। तो ये जो है नया प्रोविजन है बीएनएस का, इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये बीएनएस का नया प्रोविजन है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, करेक्ट। तो मार्क ऑप्शन नंबर डी एज ए करेक्ट आंसर। okay, now move to the next question. Next question is, a places men with firearms at the outlets of a building and tells B that they will fire at B if attempts to leave the building. What is the offense committed by A as against B? 4 options आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 options have been given. तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, पहले देखते हैं कि क्या हमारा पहले दिया है यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो रॉन्गफुल जो रेस्ट्रेंट ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या बात कर रहा है, ये प्रिवेंट करता है समवन फ्रॉम मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्लॉकिंग करता, क्या ब्लॉकिंग ए रोड विद ए बैरिकेड। बैरिकेड किसी को भी रोकना, किसी डायरेक्शन में कोई जा रहा है उसको जबरदस्ती रोकना, वो होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये किस में आता है, आईपीसी के सेक्शन नंबर 339 में ये कवर होता है। फिर बात करते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये आपके आईपीसी के सेक्शन नंबर 340 में इसकी बात की गई है। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसी को कहाँ मूव करने से, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। इट प्रिवेंट समवन फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि लॉकिंग ए पर्सन इन ए रूम और सराउंडिंग से बिल्डिंग विद गार्ड्स, किसी को किसी गार्ड्स के या किसी कमरे में लॉक लगा के बंद करना, उसको कैद करना। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करते हैं हम कि यहाँ पे क्या है, रिफ्यूजल टू लीव द प्लेस। तो ये क्या होगा, ये ऑफेंस नहीं है, ये जस्ट रिफ्यूज हो रहा है, इट इज नॉट कवर्ड हियर। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, पहले ही बात कर लेते हैं, ये गलत हो गया। नन ऑफ द अबव होगा, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो केस दिया है हमारे, इसमें ए प्लेस जो है, ए प्लेसेस आर्म्ड मैन एट ऑल आउटलेट्स ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब सारी बिल्डिंग को कवर करा दिया गया उसने आदमी में, और बी वहां से निकल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया।
तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या हुआ, करेक्ट आंसर है हमारा wrongful confinement। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस हमारे यहाँ पे फिट नहीं होंगे, बाकी ऑप्शंस विल नॉट फिट हेयर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये कवर होता है आपका आईपीसी के सेक्शन नंबर 340 में। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इंसाइट्स ए डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड कंसेंट, कंसेंट नहीं है यहाँ पे जेड का। हेयर ए इंटेंट्स टू कॉज इंजरी, फियर और एनॉयंस टू जेड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, एक बार ऑप्शन देखिएगा, देन हम इसके कंक्लूजन पे जाते हैं, आंसर पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बात हुई है कि ए ने जो है क्रिमिनल फोर्स यूज किया है जेड के अगेंस्ट। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स किस में कवर होता है, आईपीसी के कौन से सेक्शन नंबर 349 में कवर होता है, किस में होता है, सेक्शन नंबर 349। तो ये कवर होगा, फोर्स हमेशा याद रखिएगा ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 345 में कवर होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान है वो अपनी बॉडीली पावर मतलब शारीरिक जो पावर है या सब्सटेंस या फिर एनिमल के थ्रू, किसी भी जानवर के थ्रू दूसरे पर मोशन क्रिएट करे, ये फोर्स होता है, मतलब ये जबरदस्ती फोर्स होता है। जैसे कि हमारे इस केस में दिया है कि डॉग को इंसाइट करना ताकि वो किसी पर जंप करे। ठीक है, तो ये फोर्स में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स हो गया। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स की बात कर लेते हैं कि जो आपका क्रिमिनल फोर्स होता है ये सेक्शन आईपीसी के सेक्शन नंबर 350 में कवर होगा। किसमें, आईपीसी के सेक्शन नंबर 350 में कवर होता है आपका क्रिमिनल फोर्स। इसमें कहा गया है कि जब फोर्स जो है वो इंटेंशनली यूज किया जाए, जैसे कि इंजरी हो गई, चोट लगना, फियर या फिर अनाउंस कॉज करने के लिए, तो ये जो है ये क्रिमिनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि ए ने डॉग को इंसाइट किया जेड पर जंप करने के लिए, तो इंटेंशन क्लियर है कि ये क्रिमिनल फोर्स हुआ। अगला बात करते हैं कि एजॉल्ट की बात की गई है, फोर्स हम बात कर चुके हैं। एजॉल्ट क्या होता है, ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 351 में कवर होता है। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन नंबर 351 में कवर होगा, जिसमें सिर्फ गेस्चर या थ्रेट जो दूसरे को एप्रिशिएशन में डाले, दूसरे को एप्रीहेंशन में डाले, ये एजॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक्चुअल फोर्स अप्लाई हुआ है, जहाँ पे डॉग ने जंप किया था, जानवर को उकसाया गया था किसी को हार्म करने के लिए, तो इसलिए जो एजॉल्ट नहीं है ये क्रिमिनल फोर्स ही होगा। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो हम क्या बात करेंगे कि एक बार ऑप्शन में देखते हैं कि जो क्रिमिनल फोर्स है हमारा ये करेक्ट हुआ, जो अभी तक हमने देखा। फोर्स जो है सिर्फ यहाँ पे फोर्स की बात करी गई है, क्रिमिनल फोर्स की बात नहीं करी गई है, तो ये हमारा इनकम्प्लीट हो गया। ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल एक्ट होता है, यहाँ पे इंटेंशंस की बात नहीं होती है। एजॉल्ट होगा, अभी हमने बात करी, तो एजॉल्ट भी यहाँ पे गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ थ्रेट की बात करता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए हमारा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। सो मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर कि ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड, तो ये होगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 430। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द वर्ड हार्बर इन सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ बीएनएस इज डिफाइंड एज। 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक बार ऑप्शन देखिए कि दोनों सही होंगे कि दोनों गलत होंगे। बताइए, ऑप्शन बोथ ए और बी दोनों सही हो सकते हैं या कोई एक भी सही हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं सही होगा। 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 13 और बीएनएस का, जो क्या करता है, डिफाइन करता है हार्बर को। तो हार्बर का मतलब क्या हुआ कि सप्लाइंग शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी हो गया, क्लोथ्स हो गए, आर्म्स हो गए, एम्यूनेशन हो गया, और या फिर हो गया मीन्स ऑफ कन्वीनियंस टू ए किसी पर्सन को क्या करना, सप्लाई करना। फिर बात करते हैं कि इसका और होता है कि असिस्टिंग ए पर्सन। ठीक है, ये जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि असिस्टिंग ए पर्सन इन एनी वे टू एवेड एप्रीहेंशन। तो दोनों ही जो सिचुएशन है ये हार्बर के डेफिनेशन में कवर होते हैं।
तो यानी कि हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ ऑप्शन ए और बी जो है हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे करेक्ट होंगे। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ए और बी जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज होली इन मटेरियल, पार्शियली मटेरियल, होली मटेरियल या फिर पार्शियली मटेरियल। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? किडनैपिंग की। क्या बात की है? किडनैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो आईपीसी का भी और जो बीएनएस का भी है वो इक्विवेलेंट होगा कि सेक्शन नंबर कौन सा किडनैपिंग की बात करता है? सेक्शन नंबर 361। तो यहाँ पे जब कोई भी माइनर, बॉय और गर्ल का इसमें जो है सेगमेंट अलग होता है कि बॉय जो है वो 16 साल से छोटा होना चाहिए और जो गर्ल है, लड़की है, तो वो 18 साल से छोटी होना चाहिए। उसको गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाता है कोई, तो वो किडनैपिंग में काउंट होता है। करेक्ट। माइनर में क्या है? 16 साल से छोटा लड़का और 18 साल से छोटी लड़की काउंट होते हैं। तो उनके गार्जियन के बिना कोई उसको जबरदस्ती लेके जाता है या बहला फुसला के लेके जाता है तो वो किडनैपिंग में कवर होगा। तो यहाँ पे कंसेंट ऑफ माइनर की हम बात करते हैं कि अगर कोई माइनर खुद बोलता है कि मैं रेडी हूं जाने के लिए, तो लॉ के नजर में ये इमेटेरियल है। क्या है? इमेटेरियल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ गार्जियन हो गए या उसके पेरेंट्स हो गए, उनकी कंसेंट मैटर करती है। बच्चा क्या कह रहा है वो मैटर नहीं करता है, गार्जियंस का कंसेंट जो है मैटर करता है। इसलिए जो किडनैपिंग में माइनर का जो कंसेंट है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये याद रखिएगा कि किडनैपिंग में माइनर का कंसेंट जो है वो वैल्यूएबल नहीं है, सिर्फ वैल्यू करता है उसका गार्जियन या फिर उसके पेरेंट का जो कंसेंट है वो वैल्यू करता है। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। होली इमेटेरियल, इमेटेरियल की हमने बात करी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया क्योंकि माइनर का जो कंसेंट है वो यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। पार्शियली मटेरियल बात करते हैं, तो ये कहता है इसका कोई पार्शियल इफेक्ट ही नहीं होता है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हुआ। होली मटेरियल होता है कि गार्जियन जो है वो कंसेंट का मैटर होता है, यहाँ पे माइनर का कंसेंट मैटर नहीं करता है। फिर बात करते हैं पार्शियली मटेरियल, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि पार्शियली मटेरियल तो हमने पहली बात कर ली, एक ही चीज दो ऑप्शंस में दी गई है, तो सेम रीजन होगा, तो ये भी हमारा गलत ही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए मार्क करिए। होली इमेटेरियल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर, कि किडनैपिंग में जो है ये कवर होगा। करेक्ट। तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इनैक्टेड इन कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ था? कौन क्या चीज? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में इनैक्ट हुआ था? देखिए, ये हुआ था, सबसे पहले जान लेते हैं कि 1951 में। तो सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट था, वो 1951 का है। ये पास किया गया था एड्रेस करने के लिए इश्यूज को अराइजिंग सून आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये 1950 में जो है जो फोर्स में आया था। इसके कुछ फीचर्स हैं वो भी जान लेते हैं कि जैसे ये जो था ये ऐड किया गया था 9th शेड्यूल में कि किसको? टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। फिर ये अमेंडेड आर्टिकल 19 में है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करता है, ट्रेड पे बात करता है, या इसी तरह की और भी चीजों पर। ये क्या करता है? स्ट्रेंथन प्रोविजंस होता है फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो ये इनैक्टेड हुआ था कब? 1951 में। 1950 में नहीं हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ केम इनटू फोर्स इन 1950। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1951 में। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 433। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। यहाँ पे बात की गई है नॉट ए फेडरल फीचर, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो फेडरल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये कॉमन होता है फेडरेशन में। इंडिया में और यूएसए में ये कॉमन होता है फेडरेशन में।
फिर बात करते हैं डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट। तो जो डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है ये सेंट्रल प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, ये हॉलमार्क ऑफ फेडरलिज्म का बात होती है। अगला बात करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा ऑप्शन 3 दिया गया है। इसमें होता है कि अमेंडमेंट्स रिक्वायर करता है स्पेशल प्रोसीजर, मतलब फेडरल ट्रेड के बारे में। फिर अगला ऑप्शन हमारा क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो दिस इज ए यूनिटरी फीचर, ये फेडरल नहीं होता है। इन फेडरेशन लाइक्स यूएसए देयर इज डुअल सिटीजनशिप, जैसे स्टेट और यूनियन की। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है। ये क्या शो करता है, यूनिटरी बाइस की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिंगल सिटीजनशिप। मीन्स मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी एज ए करेक्ट आंसर, कि सिंगल जो सिटीजनशिप है वो करेक्ट होगा। जो है क्या है, ये नॉट फेडरल, ये यूनिटरी फीचर है, ये नॉट फेडरल होता है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं ये फेडरल फीचर्स में कवर होते हैं, बस हमारा सिंगल सिटीजनशिप है जो फेडरल में कवर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल्ड बाय द, कौन बुला सकता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? दो हाउसेस कौन से होते हैं पार्लियामेंट के? कौन से होते हैं? देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि ये यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट का वो प्रोवाइड किया जाता है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 108 में। आर्टिकल नंबर 108 जो है उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर व्हेन देयर इज ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। दो हाउस कौन से होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये बुलाई जाती है क्या, जॉइंट सिटिंग कब, व्हेन देयर इज ए डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन ए बिल। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो समझ द जॉइंट सिटिंग, ये समझ कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। तो ये प्रिसाइड करते हैं ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, नॉट द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। ये कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये उसको प्रिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं करते हैं। तो एक बार जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं कि पहला दिया है स्पीकर, तो स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है बट वो खुद से मीटिंग या जॉइंट सिटिंग को बुला नहीं सकते। अगली बात करते हैं चेयरमैन पर कि जो चेयरमैन होते हैं ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इनके पास पावर नहीं होता है समन जॉइंट मीटिंग का। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट का, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि सिर्फ प्रेसिडेंट है वो समन जॉइंट सिटिंग अंदर आर्टिकल 108 के अंदर कर सकते हैं। अगला बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पीएम जो है वो एडवाइस कर सकते हैं बट जो फॉर्मल पावर होता है वो किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज सेड दैट अनलेस ए राइट ऑफ अपील इज क्लियरली गिवन बाय ए स्टैच्यू इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको 4 केसेस दिए गए हैं, 4 केसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा जिसमें क्या कहा गया है, अनलेस ए राइट ऑफ अपील इज क्लियरली गिवन बाय स्टैच्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा, एमएस राम नारायण प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एआईआर 1983, सुप्रीम कोर्ट का 786 SC 786। ये जो केस है, इस केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल बोला था कि राइट ऑफ अपील जो है वो नेचुरल या फिर ऑटोमेटिक राइट नहीं होता है, जब तक जो है स्टैच्यू मतलब लॉ जो है वो क्लियरली अपील का राइट नहीं देता है, तब तक जो है अपील एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब क्या है इसका, बता तो दिया मैंने, मतलब समझ आया? मतलब इसका ये है, ये भी जान लीजिए कि जो अपील करना होता है ये बेसिक या फिर इनहेरेंट राइट नहीं होता है। लॉ जो होता है जिसको हम स्टैच्यू बोलते हैं, अगर एक्सप्लिसिटली अपील जो है अलाउ कर रहा है तभी अपील जो है फाइल हो सकती है। यहाँ पे अगर किसी लॉ में अपील का जो प्रोविजन ही नहीं है तो कोर्ट जो है अपील एंटरटेन नहीं करेगी। एक छोटा सा हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि अगर किसी एक्ट में लिखा है कि डिसीजन फाइनल होगा और जो अपील है वो अलाउड नहीं है, तो आप उस अपील को फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि
स्टैचू जो है मतलब लॉ ने राइट दिया ही नहीं था वहां पे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई थी? ये पता हुआ है, पढ़ा हुआ है हमारा कि हमारा 86 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये बात की गई थी। कैसे क्या बात की गई थी कि जो राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल नंबर 21 ए में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 21 ए में कवर होता है ये। तो इसमें क्या होता है, ये ऐड किया गया था 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बनाया गया था कि जो है एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बनाया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है। तो ये जो इफेक्ट में आया है ये 2002 में आया है, उसके बाद से ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर में। तो जो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे तो पहला ऑप्शन दिया है 42 अमेंडमेंट जो है ये कब था? 1976 का था। तो ये ऐड किया गया था वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और क्या है इंटीग्रिटी टू प्रियम्बल के रिलेट करता है। अगला बात करते हैं 44th अमेंडमेंट जो है ये जो है 1978 का है। इसमें रिस्टोर किया गया था कई सारे राइट जो कर्टेल ड्यूरिंग इमरजेंसीज पे थे। अगला बात करते हैं 49 अमेंडमेंट जो बात करता है ये क्या करता है, ये कंसर्न करता है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज के बारे में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रिलेट करता है। अगला बात करते हैं जो हमारा आंसर है कि 86 अमेंडमेंट। तो ये 2002 का है कि ये इंट्रोड्यूस किया क्या था, आर्टिकल 21 ए के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन डी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मार्क ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अल्टर एज लीगल राइट। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे, कौन सा करेक्ट होगा? कि देखिए राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी गई है, ये किसमें आता है? आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट के। किसमें? आर्टिकल 31 में कवर होता है ये फंडामेंटल राइट के। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो शुरुआत में प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो है लैंड रिफॉर्म और जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इसको डाइल्यूट करना पड़ा था। तो जो 44th जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? ये 1978 में। इसमें बात की गई थी किसकी? राइट टू प्रॉपर्टी को लेके इसमें बात की गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, जिसमें फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। तो आर्टिकल 31 को रिपेल किया गया है। तो यहाँ पे जो नया आर्टिकल आया था आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 ए की बात करते हैं, वो ऐड हुआ था। तो वो क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसके बाद क्या था कि इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक लीगल राइट बन गया था, ये फंडामेंटल राइट नहीं था। क्या हो गया था? ये लीगल राइट बन गया था, ये फंडामेंटल राइट नहीं था। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं कि जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इमरजेंसी एरा चेंजेस थे यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं थी। 43 अमेंडमेंट जो था ये भी गलत होगा, क्योंकि ये रिस्टोर कर रहा था जुडिशरी पावर्स को, प्रॉपर्टी की यहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं हुआ था। अगला बात करते हैं हम 44 जो हमारा आंसर है, इसमें था कि जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है उनको लीगल राइट में बदला गया था आर्टिकल 300 ए के अंदर, जो हमने यहाँ पे बात की है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नन ऑफ द अबव तो गलत होगा, क्योंकि हमारा 44 तो सही हो गया है। तो मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, यानी कि 44th अमेंडमेंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस it was held by the Supreme Court that the right to trade on payments is a fundamental right। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं, एक बार ऑप्शंस देखिए देन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है करेक्ट आंसर होगा हमारा सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी। तो सबसे पहले तो ऑप्शन डी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर।
क्योंकि जो यहाँ पे सोदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी जो है दिया गया था, मतलब एनडीएमसी इसको बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कब का 1988 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो राइट टू ट्रेड ऑन पेमेंट्स एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1G के अंदर, आर्टिकल नंबर 19 1G के अंदर में ये कवर होगा। यहाँ पे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात की गई है। लेकिन ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट फॉर पब्लिक कन्वीनियंस या ट्रैफिक रेगुलेशंस का होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सुकुल कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, तो ये गलत होगा क्योंकि ये रिलेट नहीं करता है पेमेंट रेट से, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। फिर है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन वर्कर्स या यूनियन सिंदरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये जो केस था ये कंसर्न करता था वर्कर से राइट को, ये पेमेंट रेट से रिलेटेड ये भी नहीं था। अगला है पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि ये जो है कंसर्न करता था किससे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेके, ये पेमेंट रेट से ये भी रिलेट नहीं करता था। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल, क्वासी फेडरल, कोऑपरेटिव यूनियन, नन ऑफ द अबव, तो कौन सा करेक्ट होगा आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका क्वासी फेडरल आपका करेक्ट होगा आंसर। क्यों? क्योंकि जो सॉरी, यहाँ पे केस दिया है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो था 1994 सुप्रीम कोर्ट का। ये जो है लैंडमार्क जजमेंट था। इसको क्या था, ये लैंडमार्क जजमेंट था। ये किस पर जजमेंट किया गया था? फेडरेशन एंड प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे होल्ड किया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल था वो फेडरल है विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइज, तो इसलिए इसको जो है क्वासी फेडरल कहा गया है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि जो सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, लेकिन जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल होता है इसमें। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, या तो नोट कर लीजिए या फिर आप सुन लीजिए ध्यान से कि जो यहाँ पे केस दिया है इसके की पॉइंट्स हैं कि जो फेडरलिज्म होता है ये पार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेसिडेंट का जो रूल है आर्टिकल 356 का मिसयूज जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। करेक्ट? तो यहाँ पे जो है कि इंडिया इज नॉट प्योरली फेडरल जैसे कि यूएसए में होता है, बट जो है काफी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बट जो फेडरल है हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए फेडरल, तो ये गलत होगा क्योंकि जो इंडिया है ये प्योरली फेडरल नहीं है, ये काफी फेडरल हम कह सकते हैं। प्योरली फेडरल क्या है? यूएसए होगा। अगला बात करते हैं काफी फेडरल, जो हमने बात करी है कि फेडरल प्लस यूनिटरी बाइस होता है। ये कोऑपरेटिव यूनियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो कोऑपरेटिव फेडरल होता है, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है यहाँ पे क्वासी फेडरल यूज किया है, तो टर्म जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नन ऑफ द वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा कासी फेडरल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। राइट, नाउ let's move to the next question ki in which of one of the following cases the Supreme Court had held that states do not enjoy sovereignty under the Indian Constitution as is does not provide for a federal character in the strict sense। तो चार आपको ऑप्शंस दिए हैं, चार केस की बात की गई है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? एक बार क्वेश्चन देखिए एंड आंसर जरूर देखते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आता है अगर आप क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन भी साथ में देखिए, उससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलने में पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। तो जो ये केस था ये कब का था? 1963 का था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्ट फेडरल नहीं है, स्टेट के पास जो है सोवरेनिटी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इंडिया एक जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जहाँ पे सेंटर के पास सुप्रीमेसी होती है। किसके पास? सेंटर के पास सुप्रीमेसी होती है, अथॉरिटी होती है, पावर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है इन दी बर्बरी यूनियन, ये ऑप्शन गलत होगा। ये कब का है? 1960 का है। तो ये गलत होगा क्योंकि ये कंसर्न कर रहा था सेशंस ऑफ टेरिटरी टू पाकिस्तान, ये सोवरेनिटी ऑफ स्टेट से रिलेट नहीं करता है। अगला बात करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर ही है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा, वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी चमार बाग वाला। तो ये है, ये रिलेट करता है गैम्बलिंग और ट्रेड से, ये फेडरल कैरेक्टर से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। अगला बात करते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? ये 1951 का है केस। तो ये कंसर्न था विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, वैलिडिटी देता था। ये सोवरेनिटी ऑफ स्टेट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट द वर्ड socialist in the preamble enables the court to lean more and more in favor of nationalization and state ownership of industry in 4 केस दिए हैं। कौन सा केस रिलेट करेगा? देखिए यहाँ पे केस दिया है हमारा एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा केस यहाँ पे रिलेट करता है, क्योंकि जो एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे प्रियम्बल में जो वर्ड है सोशलिस्ट, जो हमारे क्वेश्चन में बात की गई है, प्रियम्बल में जो शब्द दिया गया था सोशलिस्ट, वो ऐड किया गया है। उसका इफेक्ट ये है कि जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते वक्त स्टेट की जो ओनरशिप है और नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करने की तरफ लीन कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं तो। ठीक है, यानी कि जो सोशलिस्ट है, जो वर्ड है सोशलिस्ट, उसको स्टेट को इकोनॉमी में ज्यादा रोल देने का कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट देता है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि जान लेते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्टेट कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो गया। फिर हो गया कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया है जैसे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के बारे में हम पहले भी क्लासेस में बात कर चुके हैं। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए फेमस है, तो यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा। फिर बात करते हैं माइनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है, ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस पर जजमेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर है एबीएस के संग रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये लेबर एसोसिएशन रिलेटेड इशू होता है, तो ये भी यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लीजिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय, 4 ऑप्शंस दिए हैं कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फिर दिए शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। 4 ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार देख लेते हैं कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में एओए करके बात करते हैं। ये कंपनी का इंटरनल रूल बुक होता है जो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। फिर बात करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स जो है वो क्या होता है, कि यहाँ पे सब आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस देख के चलिएगा कि ऑल्ट्रेशन जो आर्टिकल्स है ये सेक्शन 14 के अंदर कवर होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। यहाँ पे आर्टिकल्स को जो है ऑल्टर करने का पावर शेयर होल्डर्स के पास होता है। तो ऑल्ट्रेशन के लिए जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है, जिसमें क्या है कि 75% से ज़्यादा या इक्वल टू 75% जो है वो मेजॉरिटी होंगे।
डायरेक्टर्स हो गए या फिर ऑफिशियल्स अपने आप आर्टिकल्स ऑल्टर नहीं कर सकते, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो ये गलत होगा क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। डायरेक्टर्स बस क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं, बट वो है डायरेक्टली जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। फिर बात करते हैं ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी की, तो उनके पास जो है ऐसा कोई पावर ही नहीं होता है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो ये भी गलत होगा क्योंकि जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो किसका होता है, 50 या 50 के परसेंट के इक्वल होगा, तो ये सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है कि शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिक्वायर होता है ये कंपनी एक्ट के अंदर जो है रिक्वायरमेंट है उसको ये कवर करता है। तो मार्क करिए ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर, मार्क करिए ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7 होगा, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, काफी बच्चों को पता होगा क्या होता है आंसर, 7 होगा, क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसमें कम से कम 7 मेंबर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है उनका फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे मिनिमम क्या होना चाहिए ये भी जान लीजिए, मिनिमम यहाँ पे 3 डायरेक्टर होने चाहिए रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो होता है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और 2 डायरेक्टर होने चाहिए। फिर आता है, एक बात करते हैं कि 1 पर्सन कंपनी जिसको हम ओपीसी बोलते हैं, वहां पे सिर्फ 1 मेंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो हमारे पास है दिया गया है ये ऑप्शन नंबर 7 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि मिनिमम मेंबर्स जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 मेंबर्स मिनिमम होना जरूरी है। 3 गलत होगा क्योंकि 3 किस में होते हैं कि मिनिमम डायरेक्टर नॉट मेंबर्स, ठीक है। 2 भी गलत होगा हमारा और 50 भी गलत है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेंबर्स है वो मिनिमम नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग दिए हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल है, जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है वो एक कैटेगरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको आईपी भी कह सकते हैं, उसकी जो मेनली इंडस्ट्री, कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड राइट्स होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है उसके मेन एग्जांपल्स हो जाएंगे, पेटेंट्स हो गए जो नए इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो जाता है जैसे आपका ब्रांड नेम हो गया, लोगो होता है, सिंबल होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि क्या, ट्रेडमार्क। ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं हम तो वो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन को लेके, जैसे कि फॉर्मूला हो गया, प्रोसेस हो गया, इस टाइप की चीजों का। फिर बात करते हैं कॉपीराइट का, तो जो यहाँ पे कॉपीराइट है वो यूजुअली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, क्योंकि वो लिटरली किसके लिए, लिटरेसी हो गया, आर्टिस्ट हो गया, उनके काम के लिए होता है। म्यूजिशियंस हो गए हैं आर्टिस्ट में, पेंटिंग्स वाले हो गए हैं, बुक्स लिखते हैं ऑथर हो गए हैं, राइटर होते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, फिल्म्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका कॉपीराइट की बात करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। तो हमारा जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे पेटेंट जो है ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, कॉपीराइट रिलेटेबल नहीं होगा। ट्रेड सीक्रेट है ये भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करता है, ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ये भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करता है। लेकिन इसमें ये भी जान लीजिए कि अगर जो है सिंगल, जो हम कोई बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं उसमें से चूज करना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल में आता है कि हमें एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो उसमें पेटेंट या ट्रेडमार्क दिया जाता है, ठीक है। पेटेंट या ट्रेडमार्क दोनों एक ही ऑप्शन के अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अगर अलग अलग भी दिया है तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट ज्यादा जो रिलेटेबल होगा वो होगा हमारा पेटेंट, ठीक है। यूजुअली एग्जाम में क्या दिया जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि पेटेंट और ट्रेडमार्क अगर एक साथ दिया है तो बिना कुछ सोचे समझे आप वहां पे मार्क कर दीजिए।
बट अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क अलग अलग ऑप्शन में दिया है, एमसीक्यू में आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है, तो फिर आप पेटेंट मार्क करेंगे, ये याद रखिएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पेटेंट इज द करेक्ट वन। ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट भी होगा जो मैंने अभी बताया, आपसे बात करी है, बट यहाँ पे अगर मोस्ट प्रॉपर पूछा जाए कि मोस्ट रिलेटेबल होगा तो वो आपका पेटेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट establishes minimum standard for the protection of intellectual property across member nations including India। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द ट्रिप्स एग्रीमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी कहते हैं, उसको प्रोटेक्शन के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है सभी मेंबर्स और कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया भी उसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। इसमें जो है पेटेंट्स हो गया, आपके ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, सबके प्रोटेक्शन के जो मिनिमम रूल्स है वो डिफाइन किए गए हैं किसमें, आपके ट्रिप्स के एग्रीमेंट में। तो जो बाकी ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं वो गलत क्यों होंगे। बात करते हैं पेरिस कन्वेंशन की, तो ये मेनली जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करता है जिसमें पेटेंट ट्रेडमार्क पर फोकस करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑल आईपी नहीं करता है यहाँ पे, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बात करते हैं हम, क्या दिया है, बुदापेस्ट ट्रीटी का, तो ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट रिलेटेड ट्रीटी है, बायोटेक पेटेंट के लिए नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट है बर्ने कन्वेंशन के बारे में, तो ये सिर्फ कॉपीराइट प्रोटेक्शन बात करता है, उसी से रिलेट करता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, करेक्ट आंसर इज द ट्रिप्स एग्रीमेंट, मतलब ऑप्शन बी मार्क कर लीजिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 446। मूव करते हैं अगले सवाल पे कि विच वन इज द लीडिंग केस ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कौन सा केस है जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का लीडिंग केस है। एक बार केस देखिए, 4 ऑप्शंस में दिए गए हमारे सारे केसेस। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। क्या दिया है, रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर, ये जो केस है यहाँ रिलेटेबल है, इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल की बात होती है। ये ऑरिजिनेट किया गया था किसमें, रेलेंट वर्सेस फ्लेचर, जो 1968 यूके का केस था। इसमें एक रूल था कि इफ ए पर्सन ब्रिंग्स एंड कीप्स एनीथिंग डेंजरस ऑन हिज लैंड, मतलब एंड इट एस्केप्स, he is strictly liable for the damage caused even without negligence। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रिजर्वायर का बस्ट होना, फटना, जो फ्लडेड होता है नेबर्स माइन पे लाइबिलिटी इम्पोज हो जाएगी। तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पहला दिया है एलन वर्सेस फ्लड, तो ये रिलेट करेगा मैलिशियस एक्ट का, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है। फिर बात करते हैं बोर्नहिल वर्सेस यंग, ये 1943 का केस था, तो यहाँ पे कंसर्न होता है ड्यूटी ऑफ केयर इन नेग्लिजेंस पे, तो ये भी रिलेटेबल नहीं होगा हमारा। अगला बात करते हैं डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का, तो ये जो है 1932 का केस था, ये लैंडमार्क केस था नेग्लिजेंस और ड्यूटी ऑफ केयर पे, ये नेबर प्रिंसिपल पे था, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर नहीं था, तो ये भी हमारा रिलेटेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर, रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर, जो लीडिंग केस था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैटिन मैक्सिम उबी जस रेमेडियम, तो इसका क्या मतलब है, ये जो लैटिन मैक्सिम दिया है, लैटिन लैंग्वेज में दिया हुआ है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, ये क्या कहता है। देखिए जो ये वर्ड दिया है लैटिन उबी जस्ट इबी रेमेडियम, इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो ये क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मतलब क्या होता है,
कि अगर किसी भी इंसान को, किसी व्यक्ति के पास लीगल राइट है तो वो इन्फ्रिंज होता है, तो उसके लिए जो है लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी ही चाहिए। ये मैक्सिमम जो है फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट्स है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू मीनिंग है इस मैक्सिम का। ठीक है, लैटिन मैक्सिम का ट्रू मीनिंग है। बट जो यहाँ पे दिया गया है वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, ये उल्टा पुल्टा कर दिया है इसका। ठीक है, तो ये गलत होगा क्योंकि ये रिवर्स इंटरप्रिटेशन देता है, ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी गलत है, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 448। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन टोट व्हाट इज विकेरियस लाइबिलिटी। व्हाट इज विकेरियस लाइबिलिटी? 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक बार ऑप्शंस देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कह रहा है कि ए पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अदर पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है विसेरियस लाइबिलिटी जो है वो लॉ ऑफ टोर्ट के बारे में बात की गई है। मतलब कि लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एनदर, ये तब अप्लाई होता है जब एक लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मास्टर सर्वेंट एम्प्लॉयर हो गया। एम्प्लॉय जैसे ऐसे बताते हैं कि मास्टर और सर्वेंट हो गया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हो गया, प्रिंसिपल और उसका एजेंट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई सर्वेंट है वो, या फिर कोई कहते हैं कि हाउस हेल्पर है, वो अपने ड्यूटीज के दौरान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो मास्टर लायबल होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शंस देख के चलते हैं कि यहाँ पे दिया है पर्सन इज जनरली लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट, तो ये गलत होगा क्योंकि दैट्स डायरेक्ट लाइबिलिटी है, नॉट विसेरियस, ये डायरेक्ट लाइबिलिटी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फिर ए पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट इन हिज एब्सेंस, ये बात कर रहा है क्या उसके एब्सेंस में, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे मिसलीडिंग हो रहा है, लाइबिलिटी डिपेंड्स करता है रिलेशनशिप पे, नॉट एब्सेंस पे, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है ये एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता है विसेरियस लाइबिलिटी के बारे में। करेक्ट। चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम। 4 ऑप्शंस दिए हमारे पास, एक बार ऑप्शंस देखिएगा देन हम इसका आंसर देखते हैं। एक बार ऑप्शन देखिए। चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका प्रेस्ली वर्सेस फ्लोअर, जो बात करता है किस बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ये भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट जो है ये फर्स्ट इवॉल्व हुआ था प्रेस्ली वर्सेस फ्लावर, जो 1937 का था। केस कब का था, 1937 का, सॉरी 1837 का, 19 नहीं 1837 का था। ये रूल करता है, इसका एक रूल था कि एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल अगर उसका जो कोई एम्प्लॉय, एक वन एम्प्लॉय है वो इंजर्ड हुआ है किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, और जो अदर जो एम्प्लॉय है वो एंगेज हो गया है इन द सेम कॉमन एम्प्लॉयमेंट। तो आइडिया था कि जो रिस्क ऑफ फेलो सर्वेंट्स का नेग्लिजेंस एक ऑर्डिनरी रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो लेटर जो क्रिटिसाइज्ड हुआ था एंड एबोरेगेटेड इन मैनी ज्यूरिडिक्शन, बट जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट था वो था इसमें कि यहाँ पे जो हमारे अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर था, ये 1868 का केस था, इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस की बात की गई थी, कॉमन एम्प्लॉयमेंट की नहीं। इसका जिक्र हम पिछले अपने क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिर बात करते हैं एशबी वर्सेस वाइट, तो ये 1703 का केस था, ये 1703 1703 का ये केस था। तो ये जो है ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये कंसर्न करता था वोटिंग राइट से, एम्प्लॉयमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्या है कि अगला ऑप्शन है वोगन माउंट केस, तो ये भी हमारा गलत होगा, ये 1961 का था।
ये था कि जो फोर्सिबिलिटी नेग्लिजेंस ये कॉमन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करता था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 450। करेक्ट। चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस 25 जो आपके AIB एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जो आपका AIB का बैच है ये रनिंग पर है, ये अभी सिर्फ 999 पे आपको ऑफर प्राइस पे दिया जा रहा है। कोई भी इशू होता है लगातार आपके स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है 9727040406 पर, कभी भी आप इसमें बाय कॉल या फिर आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो ड्रॉप कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक सारे अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो है नीलांशी मैम प्रेप हॉरिजॉन, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, तो सारे अपडेट्स है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और ये अपने आप ही चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है नीलांशी मैम प्रेप हॉरिजॉन करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको जितने भी अपडेट्स हैं सारे मिलते जाएंगे, क्लास के डिटेल्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। आपको सारे अपडेट्स जानने के लिए वहाँ पे फॉलो करना होगा। इसके अलावा अभी मैं सारे आपको सारे क्लासेस में बताती रहती हूँ कि कभी भी कोई इशू होता है नंबर स्क्रीन पे दिया गया था, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। आपको आप टीम की तरफ से आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। बाकी आपको जो है सारा इसमें कोर्स जो है आपको दिया जा रहा है, तो बस आपको करना क्या है, आपको प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड करना है, फीचर जाके एक्सप्लोर करिए वहाँ पे, एंड अपने AIB एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि 7 जून को आपका AIB 21 का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्लास में जो पढ़ाया जाता है आपको 25 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, वो आपको हमेशा रिवाइज करने रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आज पढ़ा तो पिछला भूल गए। आप पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा, तो एग्जाम में यह आपको है कि आपका टाइम सेव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे फिर से नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके AIB एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के रिवाइज करते रहिए, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।